नमस्कार, YouTube की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछली कक्षा में अव्ययकारी शब्दों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने क्रिया विशेषण जो अव्यय था, क्रिया विशेषण जो अव्ययकारी शब्द थे, उनके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया था। आज के कक्षा में हम उसी के आगे की श्रृंखला में हम संबंध बोधक अव्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। तो संबंध बोधक जो अव्यय होते हैं, इनका कार्य क्या है, ये क्या काम करते हैं, कहाँ प्रयुक्त होते हैं, इन सभी चीज़ों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो संबंध और बोधक से मिलकर बना ये संबंध प्लस बोधक। संबंध है, इसका अर्थ ये वाक्य के अंगों के मध्य क्या स्थापित करेगा, संबंध स्थापित करेगा। यानी संबंध है किसके मध्य स्थापित करेगा, वाक्य के जो शब्द हैं, वाक्य के जो पद हैं, उनके मध्य क्या स्थापित करेगा, संबंध स्थापित करेगा। बोध का अर्थ है बोध कराने वाले, यानी संबंध का जो बोध कराते हैं वो अव्यय क्या कहलाएंगे, संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे। यानी वे अव्यय शब्द या वे विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की वाक्य के अन्य अंगों के साथ या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। क्या स्थापित करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। तो हम इसकी सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं, संबंध बोधक अव्यय। की परिभाषा, वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ, अन्य शब्दों के साथ या पदों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। परिभाषा को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, इसको कि परिभाषा में क्या कहा गया है। हम बात कर रहे हैं संबंध बोधक अव्यय की। जब अव्यय की बात कर रहे हैं तो वे अव्यय शब्द, यानी अव्ययकारी शब्द भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या अव्यय शब्द भी लिख सकते हैं, जो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम, ये मोस्ट है यहाँ पर, ये ध्यान देना। इसमें संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों या पदों के साथ स्थापित करेंगे, क्या, संबंध स्थापित करेंगे। यानी वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम प्रयुक्त है, उन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों और पदों के साथ क्या स्थापित किया जाएगा, संबंध स्थापित किया जाएगा, और उन्हें ही हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ध्यान ये रखना है, अव्यय का अर्थ होता है अविकारी शब्द, यानी जिनमें परिवर्तन संभव न हो, परिवर्तन संभव न हो। तो ये आप देख लेना, लिंग वचन
काल कार्य के आधार पर इनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उन्हें ही हम अव्यय कहेंगे। अगर परिवर्तन हो रहा है तो फिर वो अव्यय नहीं है, कोई अन्य ही पद है। अब हम आगे बात करते हैं संबंध बोधक अव्यय के भेद के बारे में। संबंध बोधक अव्यय के भेद। संबंध बोधक अव्यय के भेद। तो संबंध बोधक जो अव्यय हैं ये दो प्रकार के होते हैं, यानी संबंध बोधक अव्यय को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला है क्रिया विशेषणात्मक। क्रिया विशेषणात्मक संबंध बोधक अव्यय। पहला कौन सा है? क्रिया विशेषणात्मक संबंध बोधक अव्यय। और दूसरा है अन्य संबंध बोधक अव्यय। एग्जाम में इनके भेद के बारे में नहीं पूछा जाता है कि संबंध बोधक अव्यय है ये कितने प्रकार का होता है। ये भेद अपने अध्ययन की सुविधा के लिए किया गया है कि हम इनको जब याद करें, जब हम इनको पढ़ें तो अपने दोनों चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए, अपने को समझ में आ जाए कि यहाँ भी संबंध बोधक अव्यय हो सकता है और यहाँ भी संबंध बोधक अव्यय होता है। क्योंकि हमने जब पिछली कक्षा में पढ़ा था क्रिया विशेषण, और यहाँ भी हम लिख रहे हैं क्रिया विशेषण, यहाँ भी क्या लिख रहे हैं? क्रिया विशेषण। तो दोनों में अंतर करने के लिए हमने इनका दोनों का विभाजन किया है। बाकी एग्जाम में ये आपके भेद नहीं पूछे जाएंगे कि संबंध बोधक अव्यय वो कितने प्रकार का होता है। हम अपने अध्ययन की सुविधा के लिए इनको दो भागों में बांटते हैं, जिनमें पहला है क्रिया विशेषणात्मक संबंध बोधक अव्यय और दूसरा है अन्य संबंध बोधक अव्यय। अब यहाँ पर ये देखना है कि क्रिया विशेषण आया यहाँ पर लिखा हुआ क्या है? क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण का काम क्या है? क्रिया की विशेषता बताना, यानी क्रिया की विशेषता तो यहाँ भी बताई जाएगी और क्रिया विशेषण में भी क्रिया की विशेषता बताई जाएगी। दोनों में इतनी समानता होगी, यानी क्रिया विशेषण और संबंध बोधक जो अव्यय है दोनों में क्या समानता है कि यहाँ भी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है और क्रिया विशेषण में भी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। लेकिन यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध भी स्थापित किया जाएगा, यानी यहाँ पर तुलना की जाएगी। यहाँ पर क्या की जाएगी? तुलना की जाएगी। यहाँ पर आपके विशेषण है, इसकी उत्तरावस्था का प्रयोग है वो किया जाता है। उत्तरावस्था का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं अन्य संबंध बोधक अव्यय। तो अन्य संबंध बोधक अव्यय सीधा सा है कि वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के वाक्य के अन्य शब्दों के साथ क्या बताएंगे? संबंध बताएंगे। उन्हें हम क्या कह देंगे? अन्य संबंध बोधक अव्यय कह देंगे। जो इनमें नहीं होंगे वो इनमें आ जाएंगे, यानी जो संबंध बोधक अव्यय इनमें गिनती नहीं की जाएंगे वो किस में आ जाएंगे? अन्य में आ जाएंगे। अब हम इनके उदाहरणों की बात करते हैं। पहला उदाहरण है राम श्याम से तेज दौड़ता है। बहुत ही ध्यान से देखना है इसको, यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूज पैदा होते हैं और हम उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर इसी वाक्य को मैं अलग लिख देता हूँ, राम तेज दौड़ता है। श्याम तेज नहीं दौड़ता। समझना है, यहाँ पर समझना क्या है? अगर ये वाक्य आपको दे रखा है राम तेज दौड़ता है, तो ये राम हो गया कर्ता, दौड़ना हो गई क्रिया,
दौड़ने की विशेषता हो गई तेज, यानी कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। दौड़ने की विशेषता है यानी दौड़ना क्रिया है और क्रिया की विशेषता क्या है, तेज। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण। यानी जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण। तो यहाँ तो है क्रिया विशेषण। अगर ये वाक्य आ जाए कि राम तेज दौड़ता है में क्या है, तो क्रिया विशेषण अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय है। अब यहाँ देखते हैं करने वाला कौन है, श्याम। तो ये हो गया कर्ता, दौड़ना क्या है, क्रिया, क्रिया। अब इसके पहले तेज नहीं आया, तेज के बीच में कोई ना कोई अन्य पद आ गया, तेज के पहले अन्य कोई पद, इन दोनों के बीच में अन्य पद आ गया, इसलिए यहाँ पर ये क्रिया विशेषण नहीं है। अगर यहाँ पर तेज लिखा होता तो क्रिया विशेषण होता, अब यहाँ पर अन्य पद आ गया इसलिए ये क्रिया विशेषण नहीं है। अब हम ऊपर वाले की बात करते हैं, ऊपर वाले में क्या है, अब देखना यहाँ पर दौड़ना क्या है, क्रिया, क्रिया की विशेषता क्या है, तेज। राम श्याम से तेज दौड़ता है, दौड़ना क्रिया है, दौड़ने की विशेषता क्या है, तेज। तो जैसे ही क्रिया की कोई विशेषता बताएगा तो वो क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण। यहाँ आते ही कंफ्यूज हो जाता है कि दौड़ना क्रिया है और क्रिया की विशेषता जो बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यहाँ तक ठीक है कि क्रिया की विशेषता जो बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी देखना है कि यहाँ पर इन दोनों की क्या हो रही है, तुलना, तुलना। और जहाँ भी तुलना होगी वहाँ पर वाचक शब्द और भी प्रयुक्त होंगे। जैसे यहाँ पर क्या आया है, से का प्रयोग हुआ है, यानी राम और श्याम में क्या हो रही है, तुलना हो रही है। और राम और श्याम में क्या स्थापित किया जा रहा है, संबंध स्थापित किया जा रहा है। राम और श्याम में क्या स्थापित हो गया, संबंध स्थापित हो गया। राम और श्याम में संबंध स्थापित हो गया कि राम है वो तेज दौड़ता है, श्याम वो धीरे दौड़ता है। राम श्याम से क्या दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो जहाँ भी संबंध की बात होगी, जहाँ भी तुलना की बात होगी, वहाँ पर क्रिया विशेषणात्मक, अब ये क्रिया विशेषणात्मक संबंध बोधक अव्यय बन जाएगा। क्रिया विशेषणात्मक संबंध बोधक अव्यय बन जाएगा आपका ये। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जहाँ भी तुलना होगी दोनों की, क्रिया की विशेषता तो बताएगा, क्रिया की विशेषता तो बताएगा, लेकिन क्या होगी, तुलना होगी, तो वहाँ पर कौन सा होगा, क्रिया विशेषणात्मक संबंध बोधक अव्यय होगा। आगे देखते हैं। तो संबंध बोधक अव्यय का जब हम अध्ययन कर रहे थे तो उसमें उदाहरणों के ऊपर चर्चा हो रही थी अपनी, और उदाहरण में हम पढ़ रहे थे, मोहन सोहन से जल्दी, मोहन सोहन से आएगा यहाँ पर बीच में, मोहन सोहन से जल्दी सो जाता है, सो जाता है। ये अपना उदाहरण है। संबंध बोधक अव्यय के संबंध में ही हम पढ़ रहे थे, और उसका ये उदाहरण है कि मोहन है वो सोहन से जल्दी सो जाता है। और पूछा गया इसमें किस अव्यय का प्रयोग किया गया है, तो अपने को सबसे पहले देखना था, जब हम संबंध बोधक अव्यय पढ़ रहे थे उस समय हमने दो भागों में बांटा था। पहला भाग था क्रिया विशेषणात्मक संबंध बोधक अव्यय, जिसमें क्रिया की विशेषता तो बताई जाती है लेकिन दो के मध्य तुलना या दो के मध्य संबंध भी स्थापित किया जाता है। तो यहाँ जो क्रिया है वो क्या है, सो जाना, सोना क्रिया है, क्रिया। और इस क्रिया की विशेषता किसके द्वारा बताई जा रही है, जल्दी, यानी सोता है वो कैसे सोता है, जल्दी सोता है। तो ये क्रिया की विशेषता है। तो क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण तो हो गया, क्रिया की विशेषता बता दी, लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि इसमें मोहन और सोहन के मध्य क्या की गई है,
तुलना की गई है। मोहन और सोहन के मध्य क्या की गई है? तुलना की गई है। दोनों के मध्य क्या स्थापित किया गया है? संबंध स्थापित किया गया है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। मोहन सोहन से का प्रयोग है यहाँ पर। मोहन सोहन से जल्दी सो जाता है। तो यहाँ पर मोहन और सोहन के मध्य क्या हो रही है? तुलना हो रही है। मोहन और सोहन के मध्य क्या स्थापित हो रहा है? संबंध स्थापित हो रहा है। इसलिए यहाँ पर जो क्रिया विशेषण होगा वो कैसा होगा? संबंध बोधक होगा। क्रिया विशेषणात्मक संबंध बोधक अव्यय होगा। संबंध बोधक अव्यय होगा। संबंध बोधक अव्यय। इसे हम आगे अन्य उदाहरणों के द्वारा समझने का और प्रयास करते हैं। जैसे धन के बिना जीवन संभव नहीं है। संभव नहीं है। धन के बिना जीवन संभव नहीं है। यहाँ धन का और जीवन का संबंध स्थापित किया गया है। दोनों का क्या स्थापित किया गया है? संबंध स्थापित किया गया है। और किन के द्वारा किया गया है? अव्यय शब्द के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? अव्यय शब्द के द्वारा किया गया है। ये अव्यय शब्द है, इसका पता हम नीचे करेंगे। पहले यहाँ देखते हैं संबंध कैसे है कि धन और जीवन। अगर धन है तो जीवन संभव है, और अगर धन नहीं है तो जीवन संभव नहीं है। ये दोनों का क्या हो गया? संबंध हो गया। और किसके द्वारा हो रहा है? अव्यय शब्द के द्वारा हो रहा है। मैंने के बिना को क्या कहा है? अव्यय कहा है। और अव्यय क्या होता है? जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तन संभव नहीं है। यानी इन पे लिंग, वचन, काल, कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए वे क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। अभी पता करते हैं कैसे है ये। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ राम के बिना सीता का जीवन वीरान था। आप देख लो यहाँ पर ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है, तो भी वही आ रहा है। चेंज कर दें, इधर लिख दें सीता के बिना राम का जीवन वीरान था। तो यहाँ अब क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया, और यहाँ क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। लेकिन इन पे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी अव्यय शब्द हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे भूतकाल हो, चाहे भविष्यकाल हो, चाहे वर्तमान काल हो, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। और अव्यय के साथ जब ये संबंध का बोध करा रहे हैं, तो वहाँ पर कौन सा आपका अव्यय हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। तो के बिना में क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। इस प्रकार हमने इनके उदाहरणों पे चर्चा की है। अब हम अपना जो अगला अव्यय है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और अपना जो अगला अव्यय है वो है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय 3 नंबर का जो है वो है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में हमने थोड़ी सी पहले प्रारंभ में चर्चा की थी कि संबंध बोधक अव्यय है, उसके बाद में समुच्चय बोधक जो अव्यय है उनमें क्या होता है? ये शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों
के मध्य संबंध स्थापित करते हैं, को जोड़ने और अलग करने का कार्य करते हैं। यानी समुच्चय बोधक जो अव्यय होगा वो किन्हीं दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने या अलग करने का कार्य करेंगे। तो इनकी परिभाषा क्या है वो लिख देते हैं। वे अव्यय शब्द जो शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों को जोड़ने या अलग करने का कार्य करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो हमसे पूछा जाए कि समूह जो समुच्चय बोधक अव्यय है वो क्या होते हैं, तो आपको बताना है कि वे अव्यय शब्द जो शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों, या तो शब्दों को जोड़ेंगे या वाक्यांशों को जोड़ेंगे या वाक्यों को जोड़ेंगे या उन्हें क्या करेंगे, अलग करेंगे। दो कार्य करेंगे ये, या तो जोड़ने का कार्य करेंगे या उनको अलग करने का कार्य करेंगे। अगर जोड़ने का कार्य करेंगे तो जोड़ने वाले में आ जाएंगे और अलग करने का कार्य करेंगे तो अलग करने वाले में आ जाएंगे। अब इसमें लिखते हैं हम समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। तो जिस प्रकार से संबंध बोधक अव्यय के दो भेद थे, उसी प्रकार से समुच्चय बोधक अव्यय के भी कितने भेद हैं, दो भेद हैं। पहला है समानाधिकरण, समुच्चय बोधक अव्यय और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो समुच्चय बोधक अव्यय है, जो अपना समुच्चय बोधक अव्यय हम पढ़ रहे हैं, ये समुच्चय बोधक अव्यय कितने भागों में बंटा हुआ है, दो भागों में। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और दूसरा कौन सा है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि तो समुच्चय बोधक अव्यय में मिश्र वाक्य व संयुक्त वाक्यों का प्रयोग होता है। बस यहाँ से ही आपको पकड़ना है इनको, वाक्यों का प्रयोग होता है। यानी मिश्र वाक्य भी हो सकते हैं और संयुक्त वाक्य भी हो सकते हैं, इनका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। आपको ध्यान क्या रखना है, या तो मिश्र वाक्य होगा या क्या होगा,
संयुक्त वाक्य होगा। अब इसके उदाहरण देखते हैं, उदाहरणों पे चर्चा करते हैं। राम ने कहा कि आप घर जाओ। राम ने कहा कि आप घर जाओ। इसमें पता करना आपको कि कौन सा अव्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसमें दो वाक्य हैं, एक यहाँ तक हो गया और एक ये आगे वाला हो गया। पहला है राम ने कहा, पहला क्या है, राम ने कहा, और दूसरा है आप घर जाओ। इन दोनों को जो जोड़ने का जो योजक जो शब्द है, जोड़ने का जो कार्य कर रहा है, जो योजक शब्द है, योजक शब्द है, यही क्या कहलाएगा, आपका समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। यानी ये राम ने कहा कि आप घर जाओ, एक वाक्य ये वाला हो गया राम ने कहा, और दूसरा वाक्य कौन सा हो गया, आप घर जाओ। दोनों को जो जोड़ने वाला है वो कौन सा है, योजक शब्द है, और इसी योजक शब्द को क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा अव्यय है, तो हम क्या कहेंगे, इसमें समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ लिख देते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। अन्य उदाहरण देखते हैं। राम विद्यालय जाता है। राम विद्यालय जाता है और मोहन घर जाता है। राम विद्यालय जाता है और मोहन कहाँ जाता है, घर जाता है। ये दो हो गए, एक इस साइड वाला वाक्य हो गया और एक इधर वाला वाक्य हो गया। पहला वाक्य क्या है, राम विद्यालय जाता है। दूसरा वाक्य क्या है, मोहन घर जाता है। दोनों को जोड़ने वाला कौन है, योजक शब्द है, और वो योजक शब्द कौन सा है, और ये हो गया इनका योजक शब्द। जो जोड़ने का कार्य कर रहा है उसे क्या कहते हैं, योजक शब्द कहते हैं। और यही योजक शब्द क्या कहलाएगा, आपका समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। ये आपका संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य में दो वाक्य हो गए, पहला वाक्य राम विद्यालय जाता है और दूसरा वाक्य हो गया मोहन घर जाता है। इनको जोड़ने का कार्य किसने किया है, योजक शब्द ने किया है, और यही योजक शब्द क्या कहलाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। समुच्चय बोधक अव्यय। अन्य उदाहरण के द्वारा देखते हैं इनको। राम ने कहा कि वे खेल रहे हैं। राम ने कहा कि वे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य है। कैसे पता चला मिश्र वाक्य है, राम ने कहा और आगे वाला अलग कर दो इनको। राम ने कहा वे खेल रहे हैं। राम ने कहा वे खेल रहे हैं। जब तक आगे वाला नहीं पढ़ा जाए तब तक इतना ही कहा जाए, राम ने कहा, आपको इतना ही कहा जाए राम ने कहा, तब तक हमें इसका पता नहीं चलेगा कि राम ने क्या कहा। और जब वाक्य की पूर्णता का बोध नहीं होगा तो वहाँ पर आपका कौन सा वाक्य होगा, मिश्र वाक्य होगा। अगर इसको अलग कर दें, केवल इतना ही कहें वे खेल रहे हैं और ये नहीं कहें, तो आपका कौन सा साधारण वाक्य है। लेकिन जैसे ही ये कहा राम ने कहा, अब क्या कहा अपने को पता नहीं है, इसलिए अपूर्णता का बोध करा रहा है। जब दोनों को जोड़ दिया किसके द्वारा, योजक शब्द के द्वारा, तो ये क्या बन गया, आपका समुच्चय बोधक अव्यय बन गया। समुच्चय बोधक अव्यय। आगे देखते हैं अन्य उदाहरण। मोहन खेल रहा है या पढ़ रहा है। मोहन खेल रहा है या पढ़ रहा है।
मोहन खेल रहा है और पढ़ रहा है। इनको जोड़ने का जो कार्य कौन कर रहा है, ये योजक शब्द कर रहा है, योजक शब्द। तो ये जो योजक शब्द हैं ये जहाँ भी प्रयुक्त होंगे वाक्य को दो भागों में विभाजित करते हैं। राम यहाँ गया, मोहन खेल रहा है, एक वाक्य ये हो गया, या अलग कर रहा है ये, या वेदीकरण वाला है पढ़ रहा है। अब पता नहीं है वो खेल रहा है या पढ़ रहा है, दोनों में क्या है, अलग करने का कार्य हो रहा है। ये अलग कर रहा है, जोड़ने का कार्य पिछले वाले वाक्य में देखा, अब अलग करने वाले में देख रहे हैं। या तो मोहन क्या कर रहा है, खेल रहा है, या मोहन क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। ये अलग कर रहा है या, इसलिए जहाँ भी इनका प्रयोग होगा वो क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय। इस प्रकार से अपने समुच्चय बोधक अव्यय के जो उदाहरण थे उनका हमने अध्ययन किया। आगे की कक्षा में हम विस्मयादि बोधक जो अव्यय है उसको लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।